Hi, friends. A very warm welcome to all of you to this session of CA Foundation Law January 2025 candidates के लिए special revision of past papers of CA Foundation Law. And today we are going to cover Indian Contract Act. And आपके साथ मैं CA शोमोदीप्त दास from CA Law Easy, which will make your life easy by making CA Foundation Law easy. Let us start today's session. आज का सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे. पास्ट पेपर्स यानी कि पास्ट 3-4 टर्म्स, हो सके तो लास्ट 5 टर्म्स में जितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल आया है वो सवाल हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे विद द सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. व्हाई इज इट रेलेवेंट? बिकॉज आपका टर्म में भी ऐसा ही सवाल आएगा और ऐसा ही आंसर इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है जैसे सजेस्टेड आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे. इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से यानी कि सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से ही हम लोग डिस्कस करेंगे. जाके आपको सुविधा हो, आप समझ पाओ कि कैसे आंसर लिखना है सीए फाउंडेशन लॉ के लिए. ओके, लेट अस क्विकली सी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम दिसंबर 23 यानी कि दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है. दिसंबर 23 में लॉ का पेपर जो था उसमें बीसीआर बोल के एक पार्ट होता था. बीसीआर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का था, वो अभी हट गया है. अभी 100 मार्क्स का आप लोग का लॉ है, तो पेपर देख के चौक मत जाना. और देखो पहला सवाल जो क्वेश्चन 1 जो कि कंपलसरी रहता है, दिख रहा है कंपलसरी है, ठीक है. सो पहला सवाल जो कि कंपलसरी है वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है. ओके सर, ऑल राइट. Now the first question is on time barred debt. Sir, time barred debt मतलब appropriation of payment बोल के एक टॉपिक है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है. और appropriation of payment यानी कि जैसे पेमेंट आया किसी डेटर से, रिसीवेबल से आपको पैसा मिला तो कैसे आप अप्रोप्रिएट करेंगे उनका. अगर पास्ट ड्यूज भी है, आज का ड्यू भी है, अगला का ड्यू भी है, तो हाउ विल यू अप्रोप्रिएट द पेमेंट्स. The legality behind that as per Indian Contract Act 1872 is what we are going to discuss and this question is based on that. Okay, sir बताइए. TOS G the following dates as per the table given below. तो देखो 5000 मिलता है. टाइम बार्ड बोल दिया, पोजीशन ऑफ डेट क्या है, टाइम बार्ड ऑन 1 जुलाई 2023 मतलब 1 जुलाई 2020 पेबल था और 1 जुलाई 2023 हो गया तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है 3 साल अगर कोई डेट इरिकवरेबल रहा तो उसको बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दीजिए. तो ये 3 साल हो गया 1 जुलाई में, इसका मतलब 1 जुलाई 2023 में अगर 3 साल हो रहा है तो 1 जुलाई 2020 को ये डेट पेबल था. ओके, 5000 रुपया. सर ये इसके खिलाफ क्या हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं कोई पेमेंट अगर मिला? हाँ, मजे का बात है. हाँ, यू कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट टाइम बार्ड डेट ऑल्सो. ओके सर, 3000 टाइम बार्ड डेट और एक है. हाँ, एज पर प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. और एक सेम डेट का देखो 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2023 सेम डेट का 5000 और 3000 दो अलग डेट है, डेट. ओके सर, 1 अप्रैल 2022 को मिलने वाला 12500 ड्यू है और 10,000 ड्यू है 15 जुलाई 2023 का और 25 नवंबर 2023 का एकदम लेटेस्ट, क्योंकि दिसंबर 2023 का एग्जाम है तो एकदम लेटेस्ट वाला 7,500 का ड्यू है. ओके सर, जी मेक्स अ पेमेंट, जी ने पेमेंट किया टी को कितना 1 अप्रैल 2023 में और कुछ मेंशन नहीं किया क्या चीज का पेमेंट है. एक 12,500 का चेक दिया और एक 4,000 रुपया का चेक दिया. अब आपको कहा है, आप सीए हो, टी आपके पास आया, टी आपका ही क्लाइंट है, लेट्स से आपको कहा गया है कि ये सिचुएशन पे
ये सिचुएशन पे आप कैसे अप्रोप्रिएट करोगे ये 12,500 जो जी से मिला टी को और ये 4,000? पहले मैं व्हाइट बोर्डिंग में समझाऊंगा, फिर आंसर हम लोग पढ़ के देखेंगे इंस्टीट्यूट कैसे आंसर लिखता है। ठीक है सर, ये क्या केस स्टडी बेस्ड सवाल है? हाँ, केस स्टडी बेस्ड सवाल है, जो मैं बोलते रहता हूं। 3 पार्ट्स में लिखना है केस स्टडी बेस्ड सवाल। पार्ट 1 प्रोविजन इन लॉ, पार्ट 2 फैक्ट्स ऑफ द केस, पार्ट 3 कंक्लूजन। ओके सर, सर दिखाइए इसका आंसर कैसे लिखना है। देखो हम लोग को पता है, क्या क्या पता है कि पहले फैक्ट्स को मैं ड्रॉ करूंगा, फिर मैं आंसर लिखूंगा। ओके, टी को जी से मिलता है तो टी क्रेडिटर है और जी डेटर है। जी किसका डेटर है? टी का। टी किसका क्रेडिटर है? जी का। ओके, और कितना कितना मिलता है? देखो 1 जुलाई 2023 में टाइम बार्ड हो गया, मतलब 2020 में मिलता था कितना? पहले 5,000, फिर 3,000, दो डेट्स, और फिर अलग अलग टाइम में 12,500। सर कितना कितना अमाउंट है एक बार देख लीजिए। 12,500 1 अप्रैल 2022 को मिलता था, 10,000 मिलता था 2023 और 7,500 नवंबर 2023। तो ये 2022 और जुलाई 2023 और नवंबर 2023 कितना कितना? 10,000 और 7,500, 10,000 and 7,500। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। जी ने 2 चेक दिया, बट कहा नहीं चेक दिया, एक 12,500 का और दूसरा चेक दिया 4,000 का, और सवाल आपसे पूछ रहे, द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू के हाउ डू यू अप्रोप्रिएट दीज पेमेंट्स अगेंस्ट दीज। अभी प्रोविजन इन लॉ से आंसर शुरू करना है, यानी कि लॉ क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लेके क्या बोलता है? तो प्रोविजन इन लॉ यही बोलता है, ये फैक्ट्स को मैं समझाया आपको। प्रोविजन इन लॉ बोलता है कि appropriation should be done in the following manner. Appropriation should be done in the following manner. Number 1, अगर क्रेडिटर या जी ने कह दिया कि इसको ऐसे अप्रोप्रिएट करना है, तो जी जो कहा वही होगा। तो रूल बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर जो रूल सेट करेगा वही पहले होगा। क्रेडिटर कौन है सर? क्रेडिटर नहीं, डेटर। हाँ, तो डेटर, यानी चेक जिसने लिख दिया वो जो कहा वही होगा। हाँ सर, होना चाहिए, रूल बाय डेटर। नंबर 2, रूल बाय क्रेडिटर। अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा तो क्रेडिटर जो बोल रहे हैं वो होगा, और दोनों का ही अगर कोई राय नहीं है, बहुत डिले कर दिया दोनों ने, तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम होगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। क्या टाइम बाद डेट के खिलाफ सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस। अगर क्रेडिटर चाहे तो टाइम बाद डेट के खिलाफ भी सेट ऑफ कर सकता है। ओके, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट टाइम बाद डेट, अप्रोप्रिएटेड या सेट ऑफ अगेंस्ट टाइम बाद डेट, यानी कि वो जो टाइम बार्ड हो गया था 2023 जुलाई में, जो 2 डेट 5,000 और 3,000 टाइम बार्ड हो गया था, उसके खिलाफ भी सेट ऑफ कर पाएंगे, बट कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट अ डिस्प्यूटेड डेट, बट कैन नेवर बी डिस्प्यूटेड अगेंस्ट, सॉरी सेट ऑफ होगा सर, हाँ, सेट ऑफ अगेंस्ट डिस्प्यूटेड डेट। ओके, तो सर आप 4 चीज आप बोले,
या तीन चीज बोले, एक है किस ऑर्डर में एप्रोप्रिएट होगा। अगर डेटर ने ऑर्डर दे दिया ऑर्डर बाय डेटर, तो डेटर का ऑर्डर से एप्रोप्रिएट होगा, यानी कि जी जो बोलेगा वो होगा। अगर जी कुछ नहीं बोलता है तो टी जो बोलेगा कुछ होगा, यानी कि एप्रोप्रिएशन का ऑर्डर जी जो बोल दिया, अगर जी बोल दिया तो जी का ऑर्डर में होगा। अगर जी कुछ नहीं बोलता है तो टी या क्रेडिटर का ऑर्डर में होगा। और जी और टी अगर दोनों कुछ नहीं बोलता है तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम होगा, और वो टाइम शुरू से होगा, टाइम बाद डेट से हो सकता है, बट बीच में अगर डिस्प्यूटेड डेट है तो उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सर और ये पूरा प्रोविजन यही है क्या? इसमें और एक चीज है प्रोविजन में बोला गया है कोई अमाउंट अगर मैच करता है, यहां पे देखो एक अमाउंट मैच करता है क्या सर? कौन सा अमाउंट मैच करता है? देखो ना सर, ये वाला अमाउंट मैच करता है ना, 12,500 और 12,500। हाँ, दोनों अमाउंट अगर मैच करता है तो फिर डेटर और क्रेडिटर अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो फिर आसान चीज है, ये तो समझ में आ रहा है ना। 12,500 का चेक कोई क्यों देगा? 12,500 का ड्यू है तो उसके खिलाफ सेट ऑफ कर दो। तो ये और एक रूल है सर। तो ये पूरा प्रोविजन आपने बता दिया? हाँ, मैं पूरा प्रोविजन अभी बता दिया। प्रोविजन फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ डेट्स में पहला है रूल लगाओ, अगर डेटर ने बोल दिया तो डेटर के जैसे सेट ऑफ करो। डेटर चेक लिखते वक्त कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर जो चाहेगा वो करेगा। क्रेडिटर और डेटर दोनों कुछ नहीं बोलता है तो एप्रोप्रिएट कर दो इन ऑर्डर ऑफ टाइम, शुरू लास्ट, मतलब फर्स्ट जो डेट था, ड्यू था, उसके खिलाफ पहले सेट ऑफ करो, फिर उसके खिलाफ करो। बट अगर चेक का अमाउंट या इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट कुछ ऐसा हो जो कि सेम है अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ड्यू, तो उसके खिलाफ लॉजिकली कर दो। तो लॉजिक है। तो अभी फैक्ट्स ऑफ द केस के अनुसार तुम लोग को क्या करना चाहिए मेरे को बताओ? तुम लोग को करना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस के अनुसार हम लोग को यही करना चाहिए कि पहले 12,500 इसके खिलाफ सेट ऑफ होगा और फिर ये 4,000 इस 5,000 के खिलाफ सेट ऑफ होगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर कुछ नहीं बोला। क्लियर है? सो दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इसको सजेस्टेड आंसर में कैसे लिखा गया है? कंक्लूजन, प्रोविजन, कंक्लूजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन कैसे सजाया गया है? लेट अस सी। ओके, लेट अस सी द सजेस्टेड आंसर नाउ। सर सजेस्टेड आंसर ये पे है? हाँ बिल्कुल है, देख लीजिए, ये आंसर। सर ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है और ये आंसर है। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजन इन लॉ लिखा है। हाँ, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59। मैं बार बार बोलता हूं कि सेक्शन नंबर तभी लिखिए जब याद है, तो याद नहीं है तो रिस्क मत लीजिए, गलत सेक्शन लिखने से ना लिखना बेहतर है। ओके, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर एज डेटर owing several distinct debts to one person, G, डेटर कौन था? G, one person कौन है? T, makes payment to him either with express intimation, अगर बोल देता है कि ये चेक मैं उस ड्यू के लिए दिया तो वही मानना पड़ेगा, or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge some particular debt। मैं इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया 12,500 और एक ड्यू था, पांचों ड्यू में से एक ड्यू था 12,500 का, तो इंप्लाइड हो जाएगा कि ये 12,500 वही ड्यू के खिलाफ है। इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, मतलब बोल दिया पहला अप्रोप्रिएशन का ऑर्डर है, डेटर जो चाहेगा, एक्सप्रेस इंटीमेशन, मतलब डेटर का जो कहना है वही पहले माना जाएगा। फिर 61 क्या बोलता है? 61 बोलता है नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, दोनों पार्टी अगर कुछ नहीं करते हैं, पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। सर ऑर्डर ऑफ टाइम आप बोले? हाँ मैं बोला ना, डेटर भी कुछ नहीं बोलेगा और क्रेडिटर भी कुछ नहीं बोलेगा, तो ऑर्डर ऑफ टाइम में अप्रोप्रिएट करना है, वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय लॉ, मतलब टाइम बार्ड होने के खिलाफ बावजूद भी आप क्या कर सकते हो? टाइम बार्ड डेट के खिलाफ अप्रोप्रिएट कर सकते हो। एंड बोला इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ इच प्रोपोर्शनेटली, अगर सब एक ही टाइम में है
सब एक ही टाइम का ड्यू है, तो फिर प्रोपोर्शनेटली वो कर दो। इन प्रेजेंट केस जी ने 2 पेमेंट किया है, 2 चेक्स। ऑल्सो जी नॉट टी सेड एनीथिंग टू अप्रोप्रिएशन, तो डेटर और क्रेडिटर दोनों चुप है, तो क्या होगा, तो टाइम बाद डेट मतलब इन ऑर्डर ऑफ टाइम होना चाहिए, बट सिंस वन चेक इशूड इज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू 12,500 बाय अप्लाइंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59, यहां पे जो लिखा था, क्या लिखा था, अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग, ठीक है, वी कैन से सर्कमस्टांस इंडिकेटिंग फॉर अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ 12,500 एंड 4,000 कैन बी अप्रोप्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन 61, यानी कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। सो इन द अमाउंट विल बी अप्रोप्रिएटेड डिस्चार्जिंग ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम अगेंस्ट एनी लॉफुल डेट वेदर दे आर बार्ड और नॉट बाय लॉ इन फोर्स। तो 12,500 होगा 12,500 के खिलाफ, एंड 4,000 होगा। अभी देखो टाइम बार्ड डेट में दोनों एक साथ था, सर कैसे एक साथ था, टाइम बार्ड डेट दोनों था ना, दोनों 1 जुलाई का था, तो इक्वल स्टैंडिंग हो गया। 5,000 को पहले दोगे या 3,000, दोनों को प्रोपोर्शन में दे दो, यानी कि 5:3 में 4,000 को तोड़ दो, तो 4,000 को डिस्चार्ज किया जाएगा, वही बोला, इन 5:3। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन विच इज केस स्टडी बेस्ड, एंड दिस इज अ वेरी रिसेंट पेपर, दिसंबर 2023 का सवाल है सीए फाउंडेशन एग्जाम का। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ, सेक्शन 59 एंड 61 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 60-61। ओके सर, सर बताइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं है, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, स्किप करिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट सवाल इस पेपर में कहा है, क्वेश्चन 2, आ जाओ, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा क्वेश्चन। बोला एक्सप्लेन द टर्म्स trafficking related to public offices and titles and stifling prosecution as per Indian Contract Act 1872। सर ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, 7 मार्क्स का, वो भी, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी नहीं है, ये केस स्टडी नहीं है, तो डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट सवाल में कैसे लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, पूरा प्रोविजन छाप देना है। पहले सोचते हैं ये कौन सा जगह से सवाल है। ये सवाल है, this question is from the topic agreements expressly declared void। agreements expressly declared void ऐसा तो नहीं था सर, आप बोलना चाहते हो कि agreements पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ void हो जाता है। हाँ वही वाला टॉपिक से है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो उसको एक्सप्रेसली वॉइड बोला जाता है, ठीक है। सो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ क्यों है, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल। याद करो, पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल को, यानी कि सरकारी नौकरी अगर आप बेच दे रहे हो, पब्लिक ऑफिस ट्रैफिक हो रहा है, एंड सरकारी जो अवार्ड्स है वो अगर बेच दे रहे हो, पब्लिक टाइटल्स, तो ये सारा चीज अगर कर रहे हो तो ये वॉइड होगा। ऑफ कोर्स ये तो वॉइड है, इलीगल भी है कोई और कानून के तहत, ठीक है। तो इसीलिए इसको वॉइड किया जा रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है हम लोग इसको वॉइड मानते हैं, हम लोग इसको लीगली वैलिड नहीं मानते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स को। और स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब प्रोसिक्यूशन को दबा देना। सर तो इसको कैसे लिखना है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, में जो टर्म बोला वही लिखा है, एग्रीमेंट्स अपोज टू public policy and hence it interferes with the appointment of the person best qualified for the service of public, ठीक है। तो ये क्या होगा, void होगा, ठीक है। stifling prosecution भी क्या होगा, an agreement to stifle prosecution, an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force tends to be a perversion or abuse of justice, therefore such an agreement is void, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो हम लोग आंसर डायरेक्टली लिखेंगे। देखो साइज ऑफ द आंसर एंड कंटेंट कैसा है। ओके ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
हमेशा देखो क्वेश्चन 1 में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, एक कंपनीज एक्ट का है। क्वेश्चन 2 में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, एक एलएलपी का है। तो ऐसा मिक्स एंड मैच ही रहेगा। क्वेश्चन 3 में कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नहीं सर, पार्टनरशिप है। क्वेश्चन 3A इज पार्टनरशिप। क्वेश्चन 3B का पार्ट 1 इज कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट 2 इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट 3 इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्वेश्चन 3 का पार्ट बी इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पढ़ते हैं ये सवाल। सर केस स्टडी लग रहा है, हाँ बिल्कुल केस स्टडी है, ठीक है। देखिए, ओके, नाउ अ मोबाइल फोन वाज डिस्प्लेड इन अ शॉप विथ अ प्राइस टैग ऑफ 10,000 रुपया अटैच टू द मोबाइल डिस्प्ले बॉक्स। ठीक है, मोबाइल फोन डिस्प्लेड है दुकान में प्राइस टैग के साथ 10,000 रुपया का। As the price displayed was very less as compared to MRP of the mobile phone, एक कस्टमर बोला रहे ये मोबाइल फोन ये तो MRP इसका है 15,000, दुकान में 10,000 का प्राइस टैग है। वो झट से दुकान में गया भाई और कैश काउंटर में जाके पूछा शॉपकीपर को कि ये मोबाइल पैक कीजिए, मेरे को लेना है 10,000 रुपया रखिए। शॉपकीपर ने बोला नहीं भैया, हम ये आपको नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। और वाई अभी गुस्सा हो गया। वाई अभी गुस्सा होके देखो, शॉपकीपर रिफ्यूज टू हैंड ओवर द फोन टू वाई इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस इंडिकेटेड इन द प्राइस टैग अटैच्ड टू द मोबाइल फोन। मतलब शॉपकीपर सीधा बात ज्यादा मांग रहा है। वाई सीक्स योर एडवाइस वेदर ही कैन सू द अबव शॉपकीपर फॉर whatever happened under Indian Contract Act। यानी कि सीधा बात है, दुकान में मोबाइल फोन प्राइस टैग के साथ दुकान का विंडो में डिस्प्लेड है और प्राइस टैग में लिखा हुआ है 10,000। मान लीजिए इसका एमआरपी ऊंचा है, 10,000 के ऊपर है। दुकान में ये प्राइस टैग वाला मोबाइल फोन देख के कोई कस्टमर चौंक गया और सोचा कि अरे ये तो एमआरपी बहुत ज्यादा है इस फोन का, इसको 10,000 में मिल रहे तो मैं जाके ले लूं। तो वो दुकान में घुसा और शॉपकीपर को बोला 10,000 रुपया रखिए, मेरे को ये फोन दीजिए। शॉपकीपर ने मना कर दिया। अब ये जो कस्टमर है वाई, ये आपका सलाह मांग रहा है, आपका सलाह मांग रहा है इस मैटर में। बोल रहा है कि क्या हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। आप सीए हो, आप यही बोलेंगे कि देखिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल इंटेंशन के साथ अगर करे दो पार्टीज, valid offer and valid acceptance will give rise to a valid agreement, and that agreement when enforceable by law becomes a contract। बट यहां पे ये जो प्राइस टैग के साथ दुकान में डिस्प्ले किया हुआ है एक मोबाइल फोन, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? आंसर इज दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर बिकॉज दिस tantamount टू एडवर्टीजमेंट। And since it's an invitation to offer, दुकानदार is under no obligation to sell it to the customer। कस्टमर ये इनविटेशन टू ऑफर देख के ऑफर कर रहे दुकानदार को, क्या मैं मोबाइल खरीद सकता हूं, और दुकानदार ने रिफ्यूज किया। सो ऑफर व्हेन रिफ्यूज डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड हेंस दिस इज योर राय ऑन द मैटर। तो पहले मैं क्या बोला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला प्रोविजन इन लॉ बोला, इनविटेशन टू ऑफर बोला, फिर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस को बोला, फिर मैं कंक्लूड किया। तीनों पार्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस शैल बी आंसर्ड। ओके, सो लेट अस सी हाउ दे हैव रिटन। तो देखो, as per provisions of section 19(1) read with provisions of section 22। once again section number याद रहे तो ही लिखना, मत नहीं तो क्या लिखोगे, as per provisions of Indian Contract Act। ये लिख देने से ही काफी है, पूरा लिखने का दरकार नहीं है। और अगर याद है किसी को तो बहुत बढ़िया, तो सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 22, रेफर ऑल द सेक्शंस यू नो which are relevant here। ठीक है, सेक्शन 19 रेड विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22। सर ये तो पार्टनरशिप एक्ट वाला आप बोल दिए, नहीं ये बी वाला। तो देखो बी वाला इंप्लाइड, वो पार्टनरशिप का इंप्लाइड
ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर वाला सेक्शन है, सेक्शन 19। जो लोग पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज कर लिए उन लोग को पता होगा। ओके सर, क्वेश्चन 3B का आंसर इज हियर, यस। तो देखो, इनविटेशन टू ऑफर, मैं जो अभी बोला, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। कोटेशंस, मेन्यू कार्ड्स, प्राइस टैग्स, एडवर्टीजमेंट्स फॉर सेल आर नॉट ऑफर। दुकान में सजाया हुआ मोबाइल फोन विथ प्राइस टैग इज नॉट एन ऑफर टू सेल इट एट दैट प्राइस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। दीज आर merely invitations to public to make an offer. Invitation to offer is precedent to offer, मतलब ऑफर के पहले ये रहता है, ठीक है। एंड acceptance of invitation to offer does not result in the contract and only offer emerges in the process of negotiation। तो पहले प्रोविजन बता दिए, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस देखो। इन द इंस्टेंट केस वाई जो किया, मोबाइल फोन का प्राइस टैग लेके शॉपकीपर को बेचने के लिए बोला, ये एक ऑफर था जिस ऑफर को शॉपकीपर ने ठुकरा दिया। सो on the basis of provisions and facts, price tag of with the mobile phone was not offer, it was merely an invitation to offer. Hence Y who is making the offer and not the shopkeeper. Hence shopkeeper has the right to reject Y's offer. Clear है? Therefore Y can or cannot sue. Y cannot sue the shopkeeper. इतना क्लियरली कंक्लूजन लिखना पड़ता है। और मैं सिखा दिया, मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, रीड करो बहुत अच्छे से, फिर प्रोविजन इन लॉ को अच्छे से लिखो, फिर फैक्ट्स को लिखो, फिर कंक्लूजन को क्लियरली स्टेट करो। ओके, नाउ 3B का पार्ट 2, 3B का क्वेश्चन का पार्ट 2। ओके सर, पार्ट 2 पढ़िए। देखो पार्ट 2 सब लोग दिख रहे हैं ना? ओके, देखो पार्ट 2 क्या बोल रहे हैं ऑन March 1, 2023 टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स शिमला, एक कंपनी का नाम है या बिजनेस का नाम है, रादर कंपनी नहीं, टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट शिमला एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जे रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर। शिमला और जयपुर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ शर्ट्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइजेस का शर्ट सप्लाई करेगा टी रेडीमेड गारमेंट्स शिमला का, जे रेडीमेड गारमेंट्स जयपुर का। आई विल ड्रॉ द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 300 पीसेस ऑफ ईच कैटेगरी, मतलब हर एक कैटेगरी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज का 300 पीस, स्मॉल का 900 पर पीस, मीडियम का 1000 पर पीस और लार्ज का 1100 पर पीस में सप्लाई होगा मई 31 के बिफोर या 31 मई तक 2023 तक, ठीक है। और ये 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 3 महीने में होगा। ओके, हाउएवर ऑन 1 मई में टी रेडीमेड गारमेंट शिमला जयपुर को इन्फॉर्म किया कि फर्म इज नॉट विलिंग द सप्लाई द शर्ट्स एट द अबव रेट, मतलब 900, 1000 और 1100 में नहीं कर पाएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइसेस हाइक हो गया है। इन द मीन टाइम प्राइसेस ऑफ सिमिलर शर्ट्स, और सिमिलर शर्ट्स का प्राइसेस बाजार में हो गया है 1000, 1100 एंड 1200 फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अभी पूछा है कि जे को जो लॉस होगा, बाजार से खरीदने में लॉस होगा, ठीक है, जे को जो लॉस होगा, जे का राइट्स टी के खिलाफ क्या है। मैं बता दूं, क्वेश्चन का प्रोविजन पहले बता दूं, पहले ड्रॉ करता हूं जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, आराम से देखिए। ओके गाइस, टी ऑफ शिमला, टी रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ शिमला बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जे रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ जयपुर। सर टी फॉर शिमला, एस फॉर शिमला होना चाहिए था, जे फॉर जयपुर होना चाहिए था, ठीक है, सवाल में जो दिया वही लिख रहे हो, ठीक है। और क्या रेडीमेड गारमेंट्स सप्लाई करने का, सप्लाई ऑफ टी शर्ट्स का साइजेस क्या क्या था, फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो फायदा है।
स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और 300 पीस। मैथ्स भी है यहां पे, हाँ सर थोड़ा बहुत। 900, 1000 और 1100। और देखो कौन सा दिन हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 मार्च 2023 में। और सप्लाई कब तक होना था? सप्लाई होना था 31 मई 2023 में। ओके सर। सर क्या हुआ इस बीच? इस दौरान क्या हुआ? 1 मई में जाके टी ने बोल दिया, इन्फॉर्म्ड, टी ने क्या इन्फॉर्म किया? टी बोला हमसे ना हो पाई, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गया रॉ मटेरियल का, इस प्राइस में हमसे ना हो पाई। और तब उस दिन 1 मई को प्राइसेस क्या था? प्राइसेस अभी देखें, प्राइसेस था उस दिन 1000, 1100, 1200, 1000, 1100 एंड 1200। ठीक है, तो अब जो ये है 900, 1000, 1000 का 1100, 1100 का 1200 हो गया, तो 100 रुपया का 300 चीज, मतलब इसमें तो 300 इंटू 300 युवा ना, यानी 90,000 का नुकसान होगा। किसको? 300 पीसेस 100, यानी कि 30,000। 300 इंटू 100, 300 इंटू 100। सर 100 कैसे आया? 900 को 1000 देके खरीदना पड़ेगा विजय को, 1000 को 1100 देके खरीदना पड़ेगा। 100 रुपया का चूना, 100 रुपया का चूना, 100 रुपया का चूना, तो 100 रुपया करके ईच प्रोडक्ट में बढ़ा, तो 300 रुपया बढ़ा क्यूमुलेटिवली, और हर एक में 300 पीसेस था। तो ठीक है, सो इसीलिए मैं बोला 300 इंटू 300 का चूना लगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज दिस चूना शैल बी भरपाइड, यानी कि रीइंबर्स्ड, और ये डैमेज जे ऑफ जयपुर टी ऑफ शिमला से क्लेम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। इसको क्या बोलेंगे लीगल भाषा में? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ब्रीच तो हुआ है, ब्रीच मतलब वादा करके तोड़ दिया, वादा करके नहीं निभाया। किसने? टी ऑफ शिमला ने जे ऑफ जयपुर को किया हुआ वादा तोड़ दिया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? फिट केस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच दो तरह का हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि टी ऑफ शिमला ने कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू डेट के पहले ही बोल दिया हमसे ना हो पाई, 1 मई को, 31 मई के बहुत पहले, और कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी था, बट दैट इज नो ग्राउंड टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। ही विल बी पेनलाइज्ड एंड ही शैल बी लायबल टू डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस क्या? फाइनेंशियल नुकसान जो जे को अराइज हुआ ड्यू टू नॉट गेटिंग द सप्लाईज फ्रॉम टी। ठीक है, यानी कि ये फाइनेंशियल डैमेज का जो भरपाई है वो जे क्लेम कर पाएगा। किससे? टी ऑफ शिमला से। और ये प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन में पेश किया। आंसर देखते हैं कैसे लिखा गया। ठीक है, ओके, आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे, अभी आहिस्ते आहिस्ते बहुत देखेंगे। तो देखो, एज पर प्रोविजंस, नहीं सर ये तो वही सवाल हो गया, हाँ ये पार्ट 2। ठीक है, तो देखो, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, once again if you do not remember the section number, once again if you do not remember the section number, do not write the section number, write as per Indian Contract Act 1872. When a party of a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct its continuance। मतलब अगर कोई अपना किया हुआ वादा नहीं निभाता है तो प्रोमिसी यानी कि जे ऑफ जयपुर कॉन्ट्रैक्ट को पुट टू एंड कर सकता है। तो वही किया। तो जे रेडीमेड गारमेंट्स इज गिवन सिचुएशन हैज 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है? ईदर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करा सकता है 31 मार्च तक, या फिर अभी
हिसाब बंद कर सकते हैं। सो ईदर टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंट कैंसिल, अभी कैंसिल मान लेगा, एंड सू टी रेडीमेड गारमेंट्स फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस कितना मिलेगा, मैं बोल दिया 300 पीस, 300 पीस स्मॉल, 300 पीस मीडियम, 300 पीस लार्ज का 100 रुपया का नुकसान फ्रॉम रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। और दूसरा वो क्या कर सकता है, दूसरा वो चूज कर सकता है कि नॉट टू रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट एंड वेट टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि 31 मार्च, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल। तो तब सेकंड केस में जे ऑफ जयपुर को ये 100 रुपया डिफरेंस इन प्राइस का भरपाई नहीं मिलेगा। उस केस पे 31 मई में जो प्राइस प्रिवेल करेगा वो मार्केट प्राइस के साथ जो डिफरेंस रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस का, उसका भरपाई मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट, द आंसर कैन ऑल्सो बी गिवन and as per section 73 of Indian Contract Act, which lays down that when a contract has been broken, the party who suffers by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract. Of course, T is liable to J. Compensation for any loss or damage can be caused which naturally arose in the usual course. तो naturally arose वही हुआ 90,000 में जो बोला। So आंसर दोनों तरफ से लिख सकते हो, ये वाला पार्ट मैं तुम लोग को बता दिया और ये वाला पार्ट अल्टरनेट है कि तुम रेमेडी बोल सकते हो वो कैसे लेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर ये तो पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्वेश्चन 4, यस। क्वेश्चन 5 भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ओके सर। एंड क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट A is Indian Contract Act again. So let us see. डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, हाँ। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50-50 रहता है। 60 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड रहेगा ही और 40 डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा, मान लीजिए। ओके, सो मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोएर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज अग्रीव्ड। और हम लोग फ्रॉड वाले में ये पढ़े थे कि क्या चुप रहना फ्रॉड है। चुप रहना फ्रॉड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट 2 या 3 या 4 या 5 या 6 केसेस में मियर साइलेंस भी फ्रॉड हो सकता है। कौन सा केसेस में? पहला केस जहां पे आपका बोलना या स्पीक करना ड्यूटी है, where there is a duty to speak, insurance agreements, marriage contracts, यहां पे गूंगा रहना is not the norm, यहां पे you will have to speak। and दूसरा केस जहां पे आपका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपसे कोई पूछा कि क्या आपका कुत्ता मैं खरीदना चाहता हूं, क्या ये कुत्ता नॉर्मल है या पागल है? आपको मालूम है अंदर ही अंदर कि ये कुत्ता पागल है, बट आप चुप रह गए और उसने बोला आप अगर कुछ नहीं बोलते हो तो मैं मान लूंगा ये कुत्ता ठीक है, और आप और चुप हो गए तो वो मान लिया कुत्ता ठीक है, और कुत्ता खरीदने के बाद कुत्ता उसको 5 बार काट दिया। ठीक है, तो ये क्या केस है? क्या यहां पे फ्रॉड हुआ? हाँ, यहां पे मियर साइलेंस माना जाएगा फ्रॉड था, बिकॉज यू हैड ड्यूटी टू स्पीक एंड हियर योर साइलेंस वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच। क्योंकि उसने बोला कि आप अगर कुछ नहीं बोलते हो, आप अगर साइलेंट रहते हो तो मैं ये मान लूंगा कि चीज ठीक है। ओके, सो मियर साइलेंस, देखो आंसर कैसे लिखा है। आंसर ऐसे लिखा गया है, mere silence as to facts is likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is no fraud। ठीक है, is not fraud। मैं बोला अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फ्रॉड नहीं है, बट where it is the duty of a person to speak or his silence is equivalent to speech, दो केसेस में तब साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, it is a rule of law that mere silence is not amount to fraud। Contracting party is not duty bound to disclose the whole truth
to the other party or to give him the whole information in his possession affecting the subject matter of the contract. ये ड्यूटी नहीं है, ठीक है. बट इसका एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to them, it is duty of the person to keep silence to speak. ठीक है. ड्यूटी टू स्पीक arises when contracting party reposes trust and confidence. मैं क्या बोला? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे आपको ड्यूटी टू स्पीक है, ठीक है. या फिर दूसरा केस वेयर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. ये दो केस में मियर साइलेंस will be tantamounting to fraud. That concludes our Indian Contract Act का पास पेपर Q&A डिस्कशन कैसे लिखना है वाला पार्ट. We will post videos for all acts in this series one by one to make your life easy by making CA law easy. Thanks for attending today's session. See you guys on more videos.